नमस्कार। आज आप सभी लोगों हमें प्राचीन सीरीज रो अगलो पार्ट लेना है मैं अक्टूबर जंक्शन रो पार्ट नंबर 6। इनू पहले आप इन कहानी में चित्रा और सुदीप जी की मुलाकात थी 10 अक्टूबर 2011 री वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। अब अगली मुलाकात मेरी 1 साल बाद में 10 अक्टूबर 2012 में हो रही है। उन मात मैं आपने एक पार्ट में कहानी सुनाऊँ। अगर आपने कहानी पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। तो आप इतना टाइम खराब करिए ना, कहानी स्टार्ट करा। 10 अक्टूबर 2012 दिल्ली इंडियन बुक हाउस पब्लिशर ऑफिस। एक 40 साल की महिला, उसके बाल घुंघराले लेकिन छोटे, नाक में बड़ी सी बाली, फीचर एकदम शार्प, सांवली, कॉफ़ी मशीन से अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाकर कैबिन में घुसी जहाँ चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा ने अपने बाल छोटे करा लिए थे, गले में एक बैंगनी दुपट्टा पहना था। 1 साल में वह थोड़ी सी मोटी हुई थी, आंखों पर एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाय रुचिका। हाय चित्रा। कॉफ़ी? नो थैंक्स। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा ने पिछले 1 साल में जिस पब्लिशर को अपनी किताब भेजी उतनी जगह से रिजेक्शन आ चुका था। वह अपनी किताब छपने की उम्मीद करीब करीब खो चुकी थी। उधर चेतन भगत की किताब व्हाट यंग इंडिया वांट्स भी आ चुकी थी। उधर अमीश त्रिपाठी की 3 पार्ट सीरीज की आखिरी किताब द ओथ ऑफ द वायुपुत्र फरवरी 2013 में आने वाली थी, जिसके बारे में यह खबर थी कि पब्लिशर ने करीब 5 करोड़ रुपए की एडवांस रॉयल्टी दी थी। उधर एक नए राइटर रविंद्र सिंह की किताब आई टू हैड ए लव स्टोरी को पेंगुइन पब्लिशर ने दोबारा छापा था। रविंद्र की किताब मार्केट में आने के बाद लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी कैसी नहीं थी वो तो समय बताने वाला था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह बात बैठती जा रही थी कि शायद वह यह सब कर नहीं पाएगी। उसको लगने लगा था कि वह पीछे छूट गई है। लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। उसको सेविंग के पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसने एक दो न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना किसी 1 सेकंड गंवाए, चित्रा एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। चित्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुस्कुराने और की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है, तुम्हारी राइटिंग में एक फ्लो है। चित्रा ने पूछा कि यह गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। रुचिका ने एक सिप कॉफ़ी का लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं छाप रहे हैं, लेकिन एक राइटर है जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती। अगर तुम उनकी किताब के लिए गोस्ट राइटिंग करो तो तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो और मुझे बता दो। चित्रा को पैसों की ज़रूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हाँ कर दिया। रुचिका ने चित्रा के सामने एक 2 पेज का MOU साइन करने के लिए बढ़ाया, जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी उस राइटर का नाम डिस्क्लोज किया तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी पॉपुलर लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं था कि वो गोस्ट राइटिंग करवाती है। चलने से पहले रुचिका ने बताया कि अगले हफ्ते वह उसकी मीटिंग करवा देगी और उसकी कमाई का 10% हिस्सा है वो रुचिका का होगा। रुचिका अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि लिटरेरी एजेंट बनकर वह ज़्यादा पैसे कमा सकती है, इसलिए वह चित्रा जैसे लेखकों की तलाश में रहती थी जिनको गोस्ट राइटिंग करवा सके। गोस्ट राइटिंग का मतलब होता है एक लेखक किताब खुद न लिखकर किसी और से लिखवाए और फिर किताब लिखने के बाद उस पर अपना नाम ऐड कर दे। उधर पिछले 1 साल में सुदीप ने अपने शेयर बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था। वह अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। उसने अपने आप को इतना काम में बिजी कर लिया था कि उसको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। उसने अपने ईगो पर ले लिया था कि वह कंपनी चला सकता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंपनियों में उसने पैसा लगाया था उनमें से बहुत सी कंपनियां अच्छा कर चुकी थी। सुदीप ने मुंबई ऑफिस में सुबह 10 बजे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में जाने से पहले उसकी सेक्रेटरी ने दिन भर का शेड्यूल बताना शुरू किया। सेक्रेटरी ने पूछा, सर शाम को 6 बजे मीटिंग विथ चित्रा लिखा है, उसकी कोई डिटेल मेरे पास नहीं है। सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 अक्टूबर है। उसने तुरंत ही चित्रा को फ़ोन मिलाया। चित्रा का फ़ोन उठा नहीं, या यूँ कहिए कि चित्रा ने उठाया नहीं।
वह घोस्ट राइटिंग के लिए हाँ बोलकर बहुत परेशान थी, लेकिन पैसे की ज़रूरत ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चित्रा अपने घर लौटकर चाय बनाकर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट उलट पुलट रही थी। उसके सामने फ़ोन 2 बार पूरा पूरा बजा। वह यही सोचकर फ़ोन नहीं उठाई कि पिछले 1 साल में वह कुछ नहीं कर पाई। उसको बार बार सुदीप की वह बात याद आ रही थी, 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी, 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा को रोना आ गया। इसी बीच उसके मकान मालिक का फ़ोन आया कि 2 महीने का किराया बाकी है, वह जल्दी से जल्द किराया ले। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाय का गिलास उठाकर फेंकने के बाद याद आया कि घर में कोई बाई तो आती नहीं है, उसे ही साफ करना है। वह उठकर धीरे धीरे गिलास का एक एक टुकड़ा इकट्ठा करने लगी। जिंदगी जब हद से ज़्यादा उलझ जाए ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके संभलती है। उधर सुदीप का भी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। उसके एक इन्वेस्टर की टीम के साथ कुछ लोग सुदीप को समझा रहे थे कि कैसे उसको कंपनी को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप उनकी बातों पर एग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने एक दिन के करीब 1 बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फ़ोन देखकर अपना बोलना 1 मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वह निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारा करते हुए पूछा, बहुत अर्जेंट है? सुदीप ने इशारे से जवाब दिया, हाँ बहुत ही अर्जेंट। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा खींचा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए इन्वेस्टर का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करने लगा। चित्रा के कॉल से सुदीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकलकर फ़ोन उठाया। तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? चित्रा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं? सुदीप को चित्रा के जवाब देने की टोन में समझ आ गया कि वह परेशान है। उसने कहा कि वह अपनी सेक्रेटरी का नंबर भेज रहा है, वह सब कुछ अरेंज कर देगी। सुदीप ने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ्लाइट टिकट भेज दो और बुकिंग ताज में कर दे। सुदीप अभी मीटिंग में था कि वह 2 बजे चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन इवनिंग। सुदीप ने जवाब दिया, वेलकम टू मुंबई। सुदीप के ऐसे ही बीच में मीटिंग से उठ जाने की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय उनके सामने यह जताया नहीं। शाम को उन्हीं इन्वेस्टर के साथ पार्टी थी, लेकिन सुदीप को पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था। सुदीप के करीबी दोस्त और कंपनी के पार्टनर अभिजात ने उसको समझाया कि ऐसा क्या है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर आकर चला जाए, लेकिन सुदीप ने पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। सुदीप को वैसे भी उसके काम में होने वाली दखलंदाजी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसको कभी कभी ये लगता था कि वह अपनी कंपनी में नौकरी कर रहा है। खैर, अभिजात की बात मानकर वह थोड़ी देर पार्टी में रहा, लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल गया। जाने से पहले सुदीप की गर्लफ्रेंड और कंपनी के बिजनेस हेड सुनन्या ने भी सुदीप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप को कुछ समझना नहीं था। सुदीप के जाने के बाद अभिजात और सुनन्या दोनों ही गुस्सा थे, लेकिन वे सुदीप के मूड के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। जब से सुदीप ने शेयर बेचे थे, तब से उसकी ऐसी हरकतें ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सुनन्या सुदीप की गर्लफ्रेंड है, यह बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। सुदीप के कार में बैठते ही सुनन्या ने उसको कॉल किया, यार सुदीप, तुम्हें क्या हो जाता है? इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारा जाना हमारे लिए कितना ऑकवर्ड है। सुदीप ने सुनन्या की बात 2-3 मिनट तक सुनी, फिर बोला, मुझे इस बारे में कोई बात करनी नहीं है। सुनन्या ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब उसने फ़ोन काटा, अभिजात उसके पास ही खड़ा था। अभिजात ने सुनन्या के कंधे पर हाथ रखा। दोनों मुड़कर इन्वेस्टर और बाकी इंपॉर्टेंट लोगों से ऐसे घुल मिलकर मुस्कुराकर बात करने लगे जैसे सब कुछ ठीक है। कोई सुदीप के बारे में पूछता तो सुनन्या बता देती कि उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। हालांकि उसका ऐसे जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा। सुदीप ने इन सब पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसको अपने काम पर भरोसा था। यह भी भरोसा था कि वह एक दिन जो उसने शेयर बेच दिए हैं, वह भी उनको वापस खरीद लेगा। ताज लैंड्स एंड मुंबई, यानी ताज होटल। मुंबई में ताज की खिड़की से देखते हुए सी लिंक से ठीक पहले मोटरसाइकिल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं। उनके पीछे ठीक समुंदर और समुद्र के दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छूकर देख रहे होते हैं, जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं, ये जोड़े हैं। कभी न कभी मुंबई में रहने वाला हर शख्स मुंबई का बेचैन समंदर होना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि 2 लोग आकर जी भर सुस्ता सके।
होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए। चित्रा शाम 7 बजे होटल रूम में आ चुकी थी। वह टहल कर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर तक चक्कर लगाकर आई थी। सुदीप ने मुंबई में ही घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था। सुदीप के कमरे में घुसते चित्रा ने उसको गले लगा लिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बैठाया और एक बार भी चुप कराने के लिए नहीं कहा। यार कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। आई एम फेलियर सुदीप। सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए था जो कुछ बिना कहे, बिना सोचे सब कुछ सुन पाए। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझाने लगते हैं, उससे ही सब बातें खराब हो जाती हैं। कुछ देर बाद सुदीप ने वही सामने फ्रीज से शराब की छोटी बोतल निकाली, एक एक पैक बनाया। पैक पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने के लिए पूछा। दोनों बेड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनन्या से शादी कर रहे हो? सुदीप अपना काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। सुनन्या कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा ने पूछा। चित्रा अभी यही बोल रही थी कि इतने में सुनन्या का कॉल आया। सुदीप को फ़ोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फ़ोन उठाया। सुनन्या का सुदीप से लड़ने का मूड था। वह पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है। सुनन्या फ़ोन नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात करनी ही नहीं थी। सुनन्या के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से बात क्यों नहीं की तुमने? चित्रा ने पूछा। ऐसे ही मन नहीं था। उसको पता है कि तुम मेरे साथ हो। नहीं क्यों? उसको बताना था, क्या पता वो गलत समझे। इस बात को सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पर गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सिर को सहला दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवाकर बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा जैसे कि सिर से कोई बोझ उतर गया हो। आज़ादी मिल गई। तुम और तुम्हारे फंडे। तुम। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वे दोनों वहीं टहलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी। कभी शाहरुख खान से मिले हो? चित्रा ने पूछा। हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1-2 बार मिले थे। 1-2 बार पार्टी में मुलाकात हुई थी। अगले महीने उनकी फिल्म आने वाली है, जब तक है जान। उसके प्रीमियर का इन्विटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं। सुदीप ने ऐसे ही जवाब दिया कि वह सब उसके लिए कितनी छोटी बातें हैं। कौन कौन सी हीरोइन से मिले हो? बहुत सी, लेकिन मैं कभी किसी हीरोइन से ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों यार, 1-2 लड़कियां 6 पहुँच चुकी है। बात क्या ही कर लो। फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए बोलने लगती है। मुझे फिल्म में इन्वेस्ट करने का शौक नहीं है। अफेयर चलाने का टाइम है नहीं। सुदीप ने दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अबे चेप होती है तो हो जाने दो, तुम्हें क्या है? हाँ मुझे क्या है, कल कोई मीडिया में गा देगी। एक के साथ सिंगापुर गया था, वहाँ शॉपिंग करते हुए साथ में फ़ोटो डालने लगी। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, लेकिन मेरी फ़ोटो साथ में मत डालो यार। कोई फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। केयरफुल रहना पड़ता है यार। बुक माई ट्रिप पर मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरा छोड़ो, तुम बताओ। चित्रा ने कुछ खास नहीं बताया। वह बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूलना चाहती थी। चित्रा और सुदीप जहाँ बैठे थे वहीं से पास में एक बच्चा खेल रहा था। वह बार बार चित्रा के पास आ जा रहा था। वह मुंबई की आज़ादी को गले लगाकर देखती रही और सुदीप उसे देख कर रहा था जैसे कोई सपना देखता है। ठीक ऐसे ही एक फुटकर से मूवमेंट में उसने सुदीप को देखा। बस 2 सेकंड। बस उस 2 सेकंड को लिखने की फालतू सी एक कोशिश में लोग किताब लिख मारते हैं। कुछ न कुछ बोलते रहो, बात बंद हो भी जाए तो लगना यही चाहिए कि सब चल रहा है। सुदीप ने कुछ न कुछ बोलने के प्रेशर में पूछ लिया, कैसी हो तुम? इससे खराब सवाल नहीं मिला तुम्हें पूछने को। अब उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी। वह उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी।
वैसे तो सुदीप और चित्रा अभी तक एक दूसरे को सही से जानते नहीं थे, मसलन कि वो कौन सा शैम्पू लगाती है, सुदीप को कौन सा डीओ पसंद है, उसको तो यह भी नहीं पता था कि वे वेज है या नॉन वेज। दोनों ने एक दूसरे का इम्प्रेस करने की कभी कोशिश की ही नहीं थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। सुदीप और चित्रा होटल लौटे। दोनों चित्रा के कमरे में थे। सुदीप अपने कमरे में जाने लगा। चित्रा ने सामने रखी कॉफ़ी मशीन देखकर पूछा, कॉफ़ी? सुदीप ने कॉफ़ी के लिए हामी भर दी। चित्रा उठकर वॉशरूम में गई, अपना मुंह धोया। उसको अपना मुंह धोने के बाद और भी रोना आया। लौटकर टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारे रिटायरमेंट का प्लान कैसा चल रहा है? सुदीप को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था। चित्रा ने सुदीप को बताया कि पिछले 1 साल में उसने अपनी 2 किताबें पूरी कर ली। सुदीप कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछा, उसको रुपये पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है? चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि अगर कभी उसे लगेगा कि मदद चाहिए तो वह बोल देगी। सुदीप को पता था कि चित्रा कभी मदद के लिए नहीं बोलेगी। सुदीप दरवाजे के पास पहुंचकर चित्रा को बोलने ही वाला था कि उसे कल सुबह ही कलकत्ता जाना पड़ रहा है। वह यहाँ जितने दिन रुकना चाहती है रुक सकती है। चित्रा ने उस शाम की आखिरी बात बोली, तुम यहीं रुक जाओ। सुदीप 10 मिनट के बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा की और किताब बढ़ाते हुए कहा, डेट लिख दो। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख लिख दी। सुदीप ने कहा, हमेशा 10 अक्टूबर की तारीख डालती हो, तारीख बदल कर देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। चित्रा ने तारीख के आगे लिखा, विथ लव लक एंड लाइट, और साइन कर दिया। देखना, जब किताब आएगी तब मैं किताब पर यही वाला ऑटोग्राफ दिया करूँगी। सुदीप ने किताब को हाथ में लिया और उसके पास में आमीन लिख दिया। किताब को पड़ोस में रखकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। सुदीप ने बत्ती बंद कर दी। चित्रा के कमरे के पर्दे हटा रखे थे। बाहर की रोशनी कमरे में जगह बनाने लगी। सुदीप और चित्रा दोनों उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। सुबह चलने से पहले बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर चित्रा को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर बहुत रोशनी पड़ रही थी, इसलिए उसने कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि वह आराम से सो सके। चित्रा के उठने से पहले वो सुदीप जा चुका था। उसने एक सिरहाने के पास शॉर्ट नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम्हारी पीठ पर मैं अंगुली से किसी एक ऐसे शहर का नाम लिखना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों न गए हो। मुझे नहीं मालूम कि हम तुम्हारी पीठ पर लिखे हुए शहर पर कभी जा पाएंगे या नहीं। इसको पढ़कर जवाब में कुछ भी मत लिखना। बस जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। जो सामने खो जाती है वो बस अधूरी किताबों में मिलती है। थैंक्स फॉर कमिंग, लव सुदीप। सुदीप ने नोट में लव लिखकर काटा हुआ था। चित्रा ने उस काटे हुए लव को 2-3 बार छूकर टटोला। इसके साथ सुदीप और चित्रा की जो ये मीटिंग थी 10 अक्टूबर 2012 की, वो आज यहीं पे समाप्त होती है इसी पार्ट के अंदर। अगले पार्ट के अंदर हम सुदीप और चित्रा की अगली मीटिंग को कवर करेंगे 10 अक्टूबर 2013 की। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और धन्यवाद।